हेलो एवरीवन, मैं केमिस्ट्री मेंटोर संदीप जांगीर एग्रो साइंस क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज अपन पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट ईयर की अगर एग्जाम जेट एग्जाम की अगर अपन बात करें, उसमें अगर अपन पीवाईक्यू को एनालिसिस करें तो इस पीरियोडिक टेबल से हर साल क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और आपको अगर जेट एग्जाम 2020 में अगर सक्सेस होना है, अच्छी रैंक लानी है, तो इस चैप्टर को आप हल्के में मत लें, क्योंकि इस चैप्टर ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है। इस चैप्टर से आप केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और भी कॉन्सेप्ट आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो इसके जितने भी पीवाईक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन रहेगा बेटा, हेलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि ये जो भी मैंने क्वेश्चन रखे हैं, इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं। यानी कहने का मीन कि आपको एक क्वेश्चन तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आपको सभी एलिमेंट के जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनसे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी ब्लॉक से पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे हेलोजन वाला जो ग्रुप है, 17 ग्रुप है, उसके बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इनर्ट गैस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि क्वेश्चन का टाइप जो आपको बताया जा रहा है उसमें किस टाइप से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अपन जैसे इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि हेलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो मैं आपको सभी के एक बार अच्छे से सभी का कंप्लीट बता देता हूं मैं कि किस तरीके से इसको सोल्व करते हैं अपन। जैसे अगर अपन बात करें कि जैसे फर्स्ट, सेकंड, क्या 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है ना, ये ग्रुप दे रखे हैं। अब इस ग्रुप की अगर अपन बात करें कि इस ग्रुप में आपको कौन कौन से इसमें इनर्ट गैस भी अपन पढ़ेंगे, इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना, इसके लिए होता है बेटा NS1, इसके लिए आपको ध्यान में रखना है NS2, के लिए अगर अपन बात करें तो इसका होता है बेटा NS2NP1, नेक्स्ट NS2NP2, इसके बाद में NS2NP3, NS2NP4, NS2NP5, ठीक है। और अगर 18th ग्रुप की अगर अपन बात करें तो इसमें आपको ध्यान में रखना है बेटा NS2NP6, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसमें आपको पता चल गया होगा कि हेलोजन समूह से अगर अपन बात करें कि इस ग्रुप को तो अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्षार धातु कहते हैं। इसके बाद में इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, क्षार मृदा धातु कहते हैं, एल्केलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। इसको अपन बोरॉन फैमिली कहते हैं। और उसके बाद में बोरॉन फैमिली, इसके बाद में कार्बन फैमिली होती है ये, ठीक है ना। इसके बाद में इसकी अगर अपन बात करें 15 को तो निकोजन कहते हैं, फिर इसको बोलते हैं बेटा चेलकोजन, और इस ग्रुप को अपन बोलते हैं हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। तो इस तरीके से आपको सभी के ग्रुप के नेम और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हेलोजन के लिए अगर आपसे पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, NS2NP5, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हेलोजन समूह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2NP5। तो इस तरीके से आपको सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा, आवर्त सारणी का द्विग स्वरूप किसने विकसित किया। तो आपको सबसे पहले आप ये इस क्वेश्चन का पैटर्न ये कह रहा है कि आपको किसी भी नेम पूछा जा सकता है, ठीक है। अब साइंटिस्ट का नेम पूछा जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले अगर मैंडलीफ की अगर अपन बात करें तो आवर्त सारणी का सबसे पहला जो स्वरूप दिया गया था वो किसने दिया था, मैंडलीफ ने दिया था, ठीक है। उसके बाद उससे साइंटिस्ट आए, मोजले आए, और उसके बाद में मोजले के बाद में द्विग स्वरूप आया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो किसने बताया, नील्स बोर ने, ठीक, नील्स बोर ने। अगर ये ऑप्शन में नहीं हो तो आपको इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है बेटा बोरबरी, या फिर ये भी अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आपको लिखा हुआ मिल सकता है रेम से, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर अपन कह सकते हैं कि नील्स बोर व उनके सहयोगी द्वारा, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि वार्नर ने भी
इसमें अपना सहयोग दिया था। तो ऑप्शन में जो भी दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट मेनलिफ का आवर्त नियम आधारित है। अब मेनलिफ का आवर्त नियम, अब आवर्त नियम किस लिए दिया गया था? तत्वों के वर्गीकरण के लिए एक नियम बनाया गया और उसी के अकॉर्डिंग आवर्त सारणी का स्वरूप दिया गया। तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट था वो था मेनलिफ, और मेनलिफ ने आवर्त नियम दिया। और आवर्त नियम जो है वो क्या कहता है? मेनलिफ का आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो उसके परमाणु भार के क्या होते हैं? आवर्ती फलन होते हैं। तो इसका जो मेन बेस है आवर्त नियम का वो किस पे डिपेंड है? परमाणु भार पे, ठीक है। तो आपको मेनलिफ का ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछ ले कि मोजले का आवर्त नियम किस पर आधारित है, तो मोजले का आवर्त नियम किस पे आधारित होगा? परमाणु क्रमांक पे, ठीक है ना। मोजले का आवर्त नियम। अब आवर्त नियम में अपन कह सकते हैं कि जो भी तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो डिपेंड करती है बेटा किस पे? एटॉमिक नंबर पे। ये किसने बताया? मोजले ने। और मेनलिफ ने किसके अकॉर्डिंग बताया? परमाणु भार पे। ओके, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54, 6 सभी तत्व एटॉमिक नंबर दे रखे हैं आपको, और इनमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एलिमेंट है। पहला हल्की धातु में, सेकंड अक्रिय गैस, थर्ड हेलोजन, और फोर्थ दुर्लभ मृदा एलिमेंट्स, ठीक है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट। अब ये रेयर अर्थ में एलिमेंट है, ये क्या है? तो आपको ये पता होना चाहिए ये सारे के सारे एलिमेंट है जो एटॉमिक नंबर दे रखे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं बेटा? अक्रिय गैस है, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, जैसे अगर अपन बात करें अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, और फिर कौन सा होता है बेटा? ऑग्नेसन, ठीक है। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन और ऑग्नेसन। अब अगर अपन इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसके लिए कौन सा बेटा? 2, फिर 10, फिर 18, 36, 54, ठीक है, और 86 और 118। तो इस तरीके से अपन सभी के एटॉमिक नंबर आपको ध्यान में रहने चाहिए और इनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? अक्रिय गैस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, मोजले का नाम जिस आविष्कार से जुड़ा हुआ है वह है द डिस्कवरी एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ मोजले। तो मोजले ने क्या बताया? पॉजिट्रॉन के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में, परमाणु क्रमांक के बारे में, परमाणु भार के बारे में। तो अपन लास्ट ईयर का अगर अपन जेट एग्जाम की अगर अपन बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है, कि मोजले यानी कि जो ऑप्शन में दे रखे है वो क्वेश्चन में था, क्वेश्चन है वो वैज्ञानिकों के नाम आपको ऑप्शन में दे रखे थे, ठीक है। अब इसको मैंने उल्टा कर दिया इसमें। तो मोजले ने किसके बारे में बताया था बेटा? परमाणु क्रमांक के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो मोजले साहब। तो मोजले साहब ने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक मेटल थी, उस पे उन्होंने बारी मेटल, ठीक है, अलग अलग एटॉमिक नंबर के उन्होंने ली और उसमें क्या किया कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की बौछार करवाई, जिससे एक्स रेस क्या हुआ? उत्सर्जित हुआ, ठीक है। इस एक्स रेस को अगर उन्होंने देखा तो एक्स रेस की जो आवृत्ति है वो परमाणु क्रमांक की क्या थी बेटा? समानुपाती थी, ठीक है ना। क्रमांक यानी कि प्रोपोर्शनल थी और एटॉमिक नंबर को अपन जेड से शो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये प्रोपोर्शनल साइन को जैसे उन्होंने रिमूव किया तो ये इक्वेशन बन गई ये ए जेड माइनस बी। इसको अपन क्या? मोजले इक्वेशन, ठीक है। तो मोजले साहब ने सबसे पहले परमाणु क्रमांक के बारे में बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि बेरिलियम की समानता है, ये बहुत बार मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर अपन देखें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये समानता बता रहा है किससे? लिथियम से, एल्यूमिनियम से, बोरोन से और मैग्नीशियम से। तो मैं आप क्वेश्चन का किस तरीके से और कैसे पूछा जा सकता है? समानता को वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ये विकिरण संबंध दर्शाता है, ठीक है ना। विकिरण संबंध, विकिरण संबंध बोल सकते हो, रिलेशनशिप बोल सकते हो, ठीक है। तो विकिरण संबंध किससे दर्शाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण संबंध होता क्या है, यानी कि इसको अपन एक और बोल सकते हैं, कोणीय भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, कोणीय संबंध भी कह सकते हैं। कोणीय संबंध क्या होता है, तो आपको इसमें क्या करना है बेटा कि जैसे इसका पहले तो रीजन पता होना चाहिए कि ये विकर्ण संबंध दर्शाता ही क्यों है। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसका आयनिक विभव जो होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है ना, आयनिक विभव वो क्या होता है, समान होता है, ठीक है ना। आयनिक विभव क्या होता है, समान होता है। मैं आयनन विभव की बात नहीं कर रहा, मैं आयनिक विभव की बात कर रहा हूं। चार्ज अपॉन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। तो आयनिक विभव की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसमें क्या होता है कि सेकंड और थर्ड पीरियड जो होते हैं, जैसे सेकंड पीरियड में आपके पास क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरीके से। और थर्ड पीरियड की अगर अपन बात करें तो इसमें बेटा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। अब अगर अपन बात करें कि इसमें डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो जो सेकंड पीरियड के और थर्ड पीरियड के हैं उन्हीं के बीच में ये डायगोनल रिलेशनशिप होती है। और अगर अपन बात करें कि ये कौन सा पीरियड, कौन सा ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड, तो ये फर्स्ट पीरियड जो है, फर्स्ट ग्रुप है, वो सेकंड ग्रुप के कोणीय एलिमेंट के साथ क्या शो करता है, समानता शो करता है। मतलब इनके रासायनिक गुण दोनों के क्या रहते हैं, रहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन सिलिकॉन के साथ, कार्बन फास्फोरस के साथ, नाइट्रोजन सल्फर के साथ, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर आगे भी लिखे तो ये क्लोरीन भी हो सकता है, ठीक है ना, सल्फर क्लोरीन, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अब आपको क्या पूछा गया है, बेरिलियम की समानता है, तो बेरिलियम किसके साथ समानता शो करेगा बेटा, तो बेरिलियम, इसमें आप देख सकते हो कि बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ समानता शो कर रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपना सेकंड आंसर। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि डी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव है, डी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज पी इलेक्ट्रॉन के समान, पी इलेक्ट्रॉन से अधिक, एफ इलेक्ट्रॉन जैसा, पी इलेक्ट्रॉनों से कम। अगर अपन बात करें तो आपको पता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि ये कौन नाभिक के कितने पास में रहता है, अकॉर्डिंग ये शील्डिंग इफेक्ट अपन देखते हैं। तो ये जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर आपको पता है ये क्या होते हैं, कोष होते हैं। जैसे अगर अपन बात करें कि इसमें सबसे नजदीक में कौन होता है, पहले एस, फिर पी, फिर डी और फिर एफ। तो आप देख सकते हो क्या कि शील्डिंग इफेक्ट जैसे जैसे नाभिक से दूर अपन जा रहे हैं तो उसका प्रभाव है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है ना। भेदन क्षमता है वो क्या होती जाएगी बेटा, कम होती जाएगी, ठीक है, भेदन क्षमता कम होती जाएगी। या अपन कह सकते हैं कि परिरक्षण प्रभाव जो है, परिरक्षण प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। परिरक्षण प्रभाव, ये शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एफ इलेक्ट्रॉन अपन बात करें कि तो इसका वीक शील्डिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर डी उससे ज्यादा, फिर पी उससे ज्यादा और फिर एस का सबसे ज्यादा रहता है इसका शील्डिंग। अपन से कि डी इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव है, तो डी इलेक्ट्रॉन पी इलेक्ट्रॉन से के समान, पी इलेक्ट्रॉन से अधिक, या पी इलेक्ट्रॉन एफ इलेक्ट्रॉन जैसा, या पी इलेक्ट्रॉन से कम। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, पी इलेक्ट्रॉन। तो पी का ज्यादा है और डी का कम है। तो आपको इसके और भी पूछ सकते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन सकता है या फिर एस के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको मैंने इसका कॉन्सेप्ट बता दिया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। फिर आता है लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है। अभी अपन ने पढ़ा कि लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध शो करेगा, तो लिथियम जो है वो किससे करेगा, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो लिथियम विकर्ण संबंध प्रदर्शित करता है किससे, मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे एस और पी ब्लॉक की अगर अपन बात करें बेटा, तो इनको बोलते हैं सामान्य तत्व, ठीक है ना। इनको क्या कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट बोला जाता है, सामान्य तत्व, नॉर्मल एलिमेंट। इसको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसको, प्रतिनिधि तत्व भी कहते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि डी ब्लॉक है,
उसको क्या कहा जाता है बेटा, संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। ठीक है, उसके बाद में एब ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो इसको बोलते हैं बेटा अंतः संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है इसको, अंतः संक्रमण तत्व। ठीक है, यानी कि एस और पी को तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक को अपन कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट, और एफ इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक को कहा जाता है इनर ट्रांजिशनल एलिमेंट। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है, तो सबसे पहले ही अपना ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ट्रांजिशनल एलिमेंट। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि इनमें से कौन सा एक नॉर्मल तत्व है, अभी आपको बताया कि नॉर्मल तत्व पी ब्लॉक के एलिमेंट। ठीक है ना, लेकिन आपको ध्यान में रखना है एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन अपवाद क्या है बेटा, इसका अपवाद है कि इसमें अक्रिय गैस नहीं होती। ठीक है ना, अक्रिय गैस को छोड़कर एक्सेप्शन है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस जो है वो अपन शामिल नहीं करते। तो जैसे अगर अपन बात करें कि एस और पी ब्लॉक का, तो पहला अपना ऑप्शन है क्या, सीरियम। और सीरियम कौन से ब्लॉक का होता है बेटा, एफ ब्लॉक का। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें हीलियम, तो ये क्या है, अक्रिय गैस है। ठीक है, अक्रिय गैस। उसके बाद में लिथियम की बात करें तो ये कौन से ब्लॉक का है, एस ब्लॉक। और आर्गन है वो भी क्या है, अक्रिय गैस है। तो अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल एलिमेंट कौन सा होता है बेटा, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, लिथियम। ठीक है ना, आंसर थर्ड लिथियम। लिथियम क्यों हुआ, क्योंकि एस ब्लॉक का है, और एस और ब्लॉक के एलिमेंट ही क्या होते हैं, आपके नॉर्मल एलिमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि लिथियम नाइट्राइड में नाइट्राइड आयन बनता है, तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से भी आपको देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं कि लिथियम नाइट्राइड, अगर आपको इसका पहले तो क्या पता होना चाहिए, लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, इस कई बार क्या होता है कि वो पहले से ही फॉर्मूला आपको देगा और फिर आपसे बारे में। ठीक है, तो लिथियम नाइट्राइड जो है वो इसका फॉर्मूला तरीके से बनता है। अब अगर अपन बात करें तो लिथियम को अपन कह सकते हैं कि लिथियम है वो फर्स्ट ग्रुप का है, तो ये +1 होता है ये। ठीक है, और नाइट्रोजन है वो कितने पे, जो इसके बॉटम में है वो टॉप पे होता है, तो अपन कह सकते हैं कि नाइट्रोजन -3। तो ये लिथियम प्लस और N-3 इस फॉर्मूले में अगर अपन इसको प्लस और माइनस में डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये रहेगा। ठीक है, तो अब अपन ऑप्शन देखते हैं, N+ से, N-3 से, N2 से, N2-2 से। ठीक है ना, N2- से। तो कैसे आपको सीधा डायरेक्ट पता चल रहा होगा कि इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, N-3 से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन बात करें कि निम्न में से किसका आकार सबसे छोटा है, तो आकार सबसे छोटा है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कैटायन एनायन दे रखे हैं, तो उसमें क्वेश्चन में आप सबसे पहले आकार में क्या करना है, आकार का कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखो कि वो सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व होने का चांस बढ़ जाता है। अगर आपने उसमें देख लिया कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इलेक्ट्रॉन के नंबर जो है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो आकार सबसे छोटा है। तो अगर अपन बात करें कि एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसमें, इसमें इलेक्ट्रॉन अपने 13 है। ठीक है, लेकिन इसमें +3 और दे रखा है, मतलब एटॉमिक नंबर में से अगर अपन घटाएंगे कितना 3, तो अपने पास कितने रहेंगे बेटा 10 इलेक्ट्रॉन। Mg+2 की अगर अपन बात करें तो 12 - 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। इसकी अगर अपन बात करें तो ये -1 कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन। F माइनस की बात करें तो माइनस है तो प्लस करना पड़ेगा, और ये भी कितना हो जाएगा बेटा 10। तो अपन कह सकते हैं कि ये सारे ऑप्शन है वो सम इलेक्ट्रॉनिक के, और जब भी सम इलेक्ट्रॉनिक होगा तो सबसे ज्यादा जो आकार होगा वो किसका होगा, एनाइन का, फिर किसका होगा बेटा उदासीन का। ठीक है, और फिर किसका होगा बेटा पॉजिटिव यानी कि कैटाइन का। तो ये आपका क्रम होता है, तो इस क्रम के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो सबसे ज्यादा पूछा है या सबसे छोटा, तो आप देख सकते हो इसमें सबसे छोटा जो है वो किसका होगा, पॉजिटिव क्या होगा। अब पॉजिटिव में भी अगर आपसे पूछा जाए तो जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ही क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब अपन देख सकते हैं ये एनाइन है, ये तो हो नहीं सकता, फिर इस पे +1 है, इस पे +2 है, इस पे +3 है,
तो केटाइन देखना है तो 3, लेकिन जिसपे जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, स्मॉल साइज का हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सबसे बड़ा है? तो अभी आपको जैसे बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करो आप उसमें। अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन के नंबर कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन को देख के अपन को पता चल रहा है कि इसमें सारे क्या है, एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट में आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा कौन होगा बेटा, एनाइन होगा। फिर आप देख सकते हो इसमें न्यूट्रल होगा, और फिर आपका कैटाइन। ओके, तो अब अपन देखें तो इसमें सबसे बड़ा आकार किसका होगा, जो एनाइन होगा। और एनाइन में कौन है, ये तो है नहीं, न्यूट्रल है, ये कैटाइन है, और इन दोनों में एनाइन है। अब एनाइन में भी जिसपे जितना चार्ज होगा, तो इस पे कितना है बेटा, -2, इस पे -1, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, निम्न में से कौन सा परमाणु आकार का सही क्रम प्रदर्शित करता है? अब अगर आपको कोई भी कैटाइन एनाइन नहीं दे रखा, तो आप सबसे पहले उसमें ये चेक करेंगे कि ये ग्रुप के हैं या पीरियड के हैं। ठीक है, अब ग्रुप और पीरियड के अकॉर्डिंग आप उसमें देख सकते हैं कि अगर अपन बात करें कि वर्ग जो होता है, ग्रुप होता है, उसमें अप टू डाउन जाने पर क्या होता है, साइज क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। ठीक है ना, बढ़ता है। अगर अपन बात करें आवर्त की, ठीक है, तो इसमें बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है बेटा, साइज क्या हो जाएगा, घटता है। तो इस तरीके से आपको इसमें चेक करना है कि कौन सा पीरियड का है, कौन सा ग्रुप का है। अब अगर अपन देखें तो ये सारे के सारे क्या हैं, एक ही पीरियड के हैं, और पीरियड में आपको पता है कौन सा आता है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, अब ये नियोन की अगर अपन बात करें बेटा, तो नियोन क्या है, अक्रिय गैस है। क्या है ये, अक्रिय गैस है। और ये अक्रिय गैस जो होती है, ये आकार में सबसे बड़ी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस पे वांडरवाल त्रिज्या का यूज करते हैं अपन। कौन सी त्रिज्या यूज करते हैं, वांडरवाल त्रिज्या यूज करते हैं, जो सबसे बड़ी होती है। तो अपन कह सकते हैं बेटा कि इसमें वांडरवाल त्रिज्या में नियोन है वो सबसे, आप ऑप्शन में पहले ये देख लो कि सबसे बड़ा किस में है। ये तो सबसे छोटा हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी सबसे छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब नियोन सबसे छोटा नहीं दे रखा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये ग्रुप का पीरियड का पता होना चाहिए कि पीरियड में जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन ये है कि इसमें आपको ध्यान में रखना है कि ये नियोन क्या चीज है, वांडरवाल त्रिज्या यूज होती है इसमें साइज के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आवर्त में सबसे बड़ा जो आकार होता है वो किसका होता है बेटा, आपके अक्रिय गैस का। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि समतुल्य इलेक्ट्रॉनिक आयनों की त्रिज्याएं दे रखी है। अब समतुल्य इलेक्ट्रॉनिक आयनों का मतलब क्या हो गया कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है बेटा, सेम है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे, सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक हो गए। और जिसमें मैंने आपको बता दिया कि सम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर सबसे ज्यादा किसका, नेगेटिव, फिर उदासीन न्यूट्रल का, और उसके बाद में बेटा किसका होता है, पॉजिटिव का। तो अपन देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी, की हो जाएगी, फिर O-2 की हो जाएगी, और फिर F- की हो जाएगी। जिसपे जितना चार्ज होगा उसका साइज उतना ही ज्यादा रहेगा। तो अपन कह सकते हैं कि इन तीनों में आपको वैल्यू याद नहीं रखनी, हमेशा आपको इसका क्रम देखना है, और क्रम देख के आपको पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की है, तो पहली जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी होनी चाहिए। तो आप इसमें देख सकते हो 1.36, 1.36, 1.71, 1.71। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते अपने। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें दूसरे की, तो किसका है, O-2 का, ये ज्यादा। अब इन दोनों में आप देख सकते हो कि ज्यादा क्या है, 1.4 है या 1.36 है। तो 1.4 है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको इसमें पहले जो भी एलिमेंट दे रखे हैं उसके आपको क्या करने हैं, क्रम लिखना है, के अकॉर्डिंग आपको उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है उसको भी कंपेयर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है द्वितीय आयनन विभव होता है
तो आपको पता होना चाहिए कि आयनन विभव का मतलब क्या है। जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं बेटा, सेल होते हैं, और सेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा, ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये जो ऊर्जा जो रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन नाम क्या देते हैं, आयनन ऊर्जा। एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में यानी कि संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसी को अपन नाम क्या देते हैं बेटा, आयनन विभव कहते हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि जैसे पहला इलेक्ट्रॉन अगर आपने बाहर निकाला उसके लिए जो आयनन विभव है वो होता है IE फर्स्ट। फिर अगर सेकंड और इलेक्ट्रॉन अगर अपन रिमूव करते हैं तो अपने पास आता है IE सेकंड। फिर और अपन रिमूव करते हैं तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, IE 3। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी अगर अपन पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसमें रिमूव कर रहे हैं, तो वो उदासीन परमाणु से निकाल रहे हैं। में से निकालना इजी रहता है, लेकिन जैसे अपन की अगर अपन बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन निकलता है किससे, कैटाइन से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में क्या फॉर्म हो गया, वो कैटाइन हो गया, धनायन बन गया। अब धनायन से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि धनायन है पूरे एटम पे और आप नेगेटिव उसमें से निकाल रहे हो, और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है बेटा, आपका अट्रैक्शन फोर्स होता है। और अट्रैक्शन फोर्स को आपको तोड़ना है, आकर्षण को कम करना है, तो आपको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए अपन कहते हैं कि इसमें IE फर्स्ट कम होता है, फिर IE सेकंड, और फिर सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, IE थर्ड। तो ये कंटिन्यूस इसी तरीके से क्रमागत आपका ऑर्डर रहेगा, ठीक है। अब अपन ऑप्शन पढ़ते हैं कि द्वितीयक आयनन विभव होता है तो प्रथम आयनन विभव से कम, प्रथम आयनन विभव के बराबर, प्रथम आयनन विभव से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक आयनन विभव जो है वो प्रथम आयनन विभव से क्या है बेटा, है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रथम आयनन विभव से अधिक, यानी कि थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व की पहली 4 आयनन ऊर्जाओं के मान दे रखे हैं तो उस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ भी है बेटा। अब आपको इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो उसको कैसे सोल्व करना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले आप जो भी वैल्यू दे रखी है उन वैल्यू, जैसे अगर अपन बात करें तो ये आपकी क्या है, IE फर्स्ट है, फिर ये IE सेकंड है बेटा, ठीक है। ये आपकी दे रखी है IE थर्ड, और ये आपका IE फोर्थ हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें क्या करना कि जो भी वैल्यू दे रखी है आयनाइजेशन एनर्जी की, इसमें अचानक से जंप कहां पे हो रहा है, एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां पे आ रही है, तो आप उस डिफरेंस देखना है आप, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड की अगर अपन बात करें तो डिफरेंस लगभग अपन बांध सकते हैं कि लगभग 300 350, ठीक है, इसमें भी इतना ही रहेगा। लेकिन अगर अपन बात करें कि थर्ड और फोर्थ में अगर अपन बात करें तो बहुत ज्यादा जंप आ रहा है, ठीक है ना। ये तो 1000 से कम है और ये 5000 से ज्यादा है, तो इसका मीन ये यहाँ पे जंप आ रहा है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। ज्यादा एनर्जी कब चाहिएगी, कि जब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, स्टेबल हो गए, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया इसने, ठीक है। या फिर उसमें से जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो उतने बाहर निकल गए, अब आप उसमें से और नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये 3 के बाद में क्या हो रहा है, फोर्थ पे क्या हो रहा है, जंप हो रहा है। तो मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं। अब 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन उसमें प्रेजेंट है में, संयोजी कोश में। इसीलिए अपन कहते हैं कि जहां पे भी जंप ज्यादा होगा, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी के बीच में अगर जो भी अंतर अगर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, अब वो ज्यादा रहेगा वही उसके क्या हो जाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अपन कह सकते हैं कि तीसरे और चौथे, तो तीसरे 3 इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल रहे हैं, तो इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे, ठीक है। अगर ये 5वें के बीच में होता तो अपन उसमें क्या कर सकते थे, आप इसमें नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते थे कि हाँ 4th और 5th के बीच में डिफरेंस है, तो कह सकते थे कि इसके 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें प्रथम आयनन विभव का सही बढ़ता हुआ क्रम, तो याद रखना PYQ को अगर अपन एनालिसिस करते हैं तो उसमें पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड ये ट्रेंड बहुत बार पूछे हुए हैं, ठीक है। तो ये ट्रेंड कैसे आपको कैलकुलेट करना है
कि प्रथम आयनन विभव का सही बढ़ता हुआ क्रम, तो आपको आयनन विभव का क्रम पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका होता है। तो आयनन विभव का क्रम अगर अपन बात करें बेटा, तो सबसे पहले याद रखना, जैसे NH2NP6, उसके बाद में NH2NP5, फिर बेटा NH2NP3, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि NH2NP4, फिर NH2NP2, फिर याद रखना है NH2, और फिर NH2NP1। ठीक है, आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है। इस ऑर्डर से आप सारे क्वेश्चन, सारे जो ट्रेंड है वो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इसको अगर अपन और थोड़ा अच्छे से और मैं आपको बताऊं, जैसे ये NH2NP6, फिर NH2NP5, NH2NP, अगर बात करें NH2NP4, फिर NH2NP2, NH2, फिर NH2NP1। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या रह जाएगा, NS1 रह जाएगा। तो अब अपन बात करें कि ये कौन से ग्रुप के लिए बताया था, 18 ग्रुप के लिए। ये कौन से के लिए बेटा, 17, 14, 15। ये कौन सा हो जाएगा, 16। ठीक है, ये आपका 14, ये सेकंड, और ये 13। ये आपको ग्रुप नंबर पता होना चाहिए, ये ग्रुप नंबर है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रहेगा वो कौन से ग्रुप का रहेगा, NH2NP6 का। अब अगर अपन बात करें कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, एक तो अपने पास है बोरोन, फिर बेरिलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको इसमें पहले ध्यान में रखना है कि जैसे बोरोन है, तो ये बोरोन कौन से ग्रुप का है, तो ये कौन से ग्रुप का है बेटा, 13 का। तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं अपन, NH2NP1 लिख सकते हैं। ये कौन से का है, NH2 का, सेकेंड ग्रुप का। ये 14 ग्रुप का है, तो अपन इसके लिए लिख सकते हैं NH2NP2। ऑक्सीजन की अगर अपन बात करें बेटा, तो ये होता है NH2NP4, और नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें तो NH2NP3। तो आप इसमें देख सकते हो कि सबसे ज्यादा जो है वो किसका है, 18 ग्रुप का। तो इसमें 18 ग्रुप का कोई नहीं है। ठीक है ना, ये 16 का है और ये 15 का है। फिर 17 ग्रुप का भी इसमें कोई नहीं है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा, 15 से कौन है, नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद में किसका हो जाएगा, 16 का, तो ऑक्सीजन। फिर इसके बाद में 14 का मतलब कार्बन, और उसके बाद में किसका हो जाएगा बेटा, सेकंड या 13। सेकंड का है अपने पास बेरिलियम, और फिर क्या रहेगा, बोरोन। तो ये आपका क्रम हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो, आप ट्रेंड के चेक करना है, तो आप इसमें सबसे पहले जो भी दे रखा है एलिमेंट, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, फिर ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। इस ऑर्डर से आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब अपन इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का, फिर ऑक्सीजन, फिर किसका रहेगा, कार्बन, फिर बेरिलियम, और फिर बोरोन। तो अपना आंसर ये रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा, तो क्षारीय धातुओं की आयनन ऊर्जा कम होती है, इसलिए ये होते हैं। तो ये क्या होते हैं बेटा, आयनन ऊर्जा कम है, इसका मतलब ये क्या होते हैं, एक प्रकार से प्रबल अपचायक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसका द्वितीयक आयनन विभव उच्च होता है। तो आपको भी बताया, जैसे एक नाइट्रोजन दे रखा है, एक आपको ऑक्सीजन दे रखा है, एक आपको कार्बन दे रखा है। ठीक है, और एक आपको क्या दे रखा है, फ्लोरीन दे रखा है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या लिखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लें आप। ठीक है, जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो ये क्या है बेटा, NH2NP3 होता है। इसकी बात करें तो ये NH2NP4 होता है। इसकी बात करें तो ये NH2NP2 होता है, और ये बात करें तो ये NH2NP5 होता है। कैसे पता चला ये ऐसा होता है, ये ग्रुप नंबर से आपको डिसाइड करना है। नंबर आपको इनके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। ठीक है ना, वैलेंस वाला।
अब आपको इसमें इसका उच्च होगा, द्वितीय आयन रिमूव करेंगे और रिमूव करने से फॉर्म हो जाएगा बेटा NH2NP2 हो जाएगा। फिर इसकी बात करें तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, NP3 हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा NH2NP1 हो जाएगा बेटा, और इसके लिए हो जाएगा NH2NP4 हो जाएगा। अब आप उससे आपको इसको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हो कि 18 ग्रुप का कोई नहीं दिख रहा आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, फिर 16 का भी नहीं दिख रहा, कौन से का दिख रहा है 15 का। 15 में कौन आ रहा है बेटा आपके NH2NP3, यानी कि P6 के बाद में P5 और फिर P3, तो P3 का सबसे ज्यादा होता है, तो द्वितीय वो किसका ज्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन का। ठीक है, तो आप से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आपके लिए ये बहुत ही क्वेश्चन को उसका ऑर्डर पता ये किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, तो आप इजी वे में क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो प्रथम आयनन विभव का अधिकतम मान है किसके लिए होगा, तो बोरॉन के लिए अगर अपन बात करें तो बोरॉन कौन से ग्रुप का है बेटा 13 का, इसके लिए क्या होता है NH2NP1 होता है बेटा। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये 15 का है, क्या हो जाएगा इसका NH2NP3 हो जाएगा। फिर 4 ऑक्सीजन के लिए बात करें तो 16, तो ये NH2NP4 हो जाएगा। और फिर बेरिलियम की अगर अपन बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा सेकेंड ग्रुप का, तो NS2। अब आप देख सकते हो इसमें सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो इसमें सबसे ज्यादा रहेगा आपका NP3 का। क्यों, क्योंकि ये टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो ज्यादा रहता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। फिर आता है बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम है, तो सही क्रम आप देख सकते हो, इसमें आपको मैं बता देता हूं, जैसे नाइट्रोजन हुआ यानी कि निकोजन हुआ, फिर आपके क्षार मृदा धातु हुई, ठीक है, उसके बाद में अक्रिय गैस हुई। इन तीनों का अगर अपन देख सकते हैं कि ये लगभग क्या रहते हैं, जीरो रहता है, इसका इलेक्ट्रॉन जो की जीरो रहती है, आपको ध्यान में रखना है। तो फिर सबसे ज्यादा किसका होगा, तो सबसे ज्यादा याद रखना इसका क्रम NH2NP5 का, उसके बाद में बेटा NH2NP4 का, ठीक है, फिर NH2NP2 का। तो इस तरीके के क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसका रहेगा, फिर P4 P5 है क्या, इसमें नहीं है P4 का, तो P4 में कौन है ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या रहेगा सबसे कम रहेगा, क्योंकि ये जीरो के इक्वल है, तो ये तो दो ऑप्शन हो नहीं सकते, क्योंकि इसमें जीरो के इक्वल यानी कि सबसे कम नहीं है। उसके बाद में अगर इन दो ऑप्शन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा हो गया। ऑक्सीजन के बाद में आपको पता होना चाहिए किसका आएगा, NH2NP2 कौन रहेगा, कार्बन रहेगा, तो ये कार्बन हो जाएगा, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो आपको क्रम ध्यान रखना है। पहले तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के आप इसमें तीन चीजें आप नोट कर लें कि निकोजन और एल्कलाइन अर्थ मेटल और इनर, ये तीन जीरो रहता है, ऑलमोस्ट जीरो रहता है इसमें। तो अपन सबसे पहले तो इन्हीं को ही पहचानेंगे ऑर्डर के अंदर कि ये सबसे कम है या नहीं है। तो ये दो ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। अब इन दो ऑप्शन में आप क्रम ध्यान में रहेगा कि सबसे ज्यादा किसका होता है P5 का, उसके बाद में P4 का, फिर P2 का। तो इस तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अक्रिय गैसों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता अभी बताया क्या होती है बेटा, शून्य होती है। ठीक है ना, जीरो। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बंधुता का मीन क्या है कि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, और इसका तो इनर्ट गैस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो उसको इलेक्ट्रॉन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक है, तो याद रखना सर्वाधिक वैद्युत ऋणता की अगर अपन बात करें, सर्वाधिक वैद्युत ऋणता की अगर अपन बात करें तो वो आपका आंसर कौन सा होता है बेटा, फ्लोरीन होता है। ठीक है, और सर्वाधिक अगर अपन इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो वो कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। ठीक है ना, और सर्वाधिक अगर वैद्युत धनी तत्व की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा होता है बेटा, सीजियम होता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी,
क्लोरीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आपको मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उच्चतम वैद्युत ऋणात्मकता किसकी है, तो अभी आपको बताया कि फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन की कितनी होती है बेटा पोलिंग मापक्रम में 4 होती है, क्लोरीन की लगभग 3 होती है, इसकी 2.8 होती है और इसकी कितनी होती है बेटा 2.5। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा किसकी है, तो फ्लोरीन की है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें बेटा तो वैद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम है, तो आपको भी बताया फ्लोरीन की, उसके बाद में ध्यान में रखना ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्या होती है क्लोरीन। ठीक है ना, ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा देखो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये नाइट्रोजन हो नहीं सकता, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और कार्बन सबसे ज्यादा नहीं हो सकता, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। तो अपना आंसर कार्बन की कितनी होती है, कार्बन की जैसे इसकी अगर अपन बात करें तो 4, ऑक्सीजन की बात करें तो 3.5, नाइट्रोजन की भी 3, इसकी भी लगभग 3। उसके बाद में कार्बन की अगर अपन बात करें तो कार्बन की कितनी होती है बेटा 2.5। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और फिर क्या रह जाएगा कार्बन। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है। अब उदासीन ऑक्साइड कौन सा है, तो आपको इसमें लर्न करना है। एक तो H2O ध्यान में रखना, ठीक है, ये भी एक प्रकार से क्या होता है ऑक्साइड, उदासीन होता है। इसको उभयद्रव्यी ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, उदासीन की कैटेगरी में भी आता है। और दूसरा कौन सा बेटा CO। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि फर्स्ट। फिर है कौन परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये एक प्रकार से। तो याद रखना परिवर्ती संयोजकता किसकी होती है बेटा, डी ब्लॉक तत्व की। किसकी होती है, डी ब्लॉक तत्व की। नेक्स्ट ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, तो याद रखना सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक क्षमता किसकी होती है, आयोडीन की। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, आयोडीन वाला एक ही दे रखा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। नेक्स्ट हेलोजन अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम, तो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एक प्रकार से 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बंद लंबाई के। ठीक है ना, बंद लंबाई जिसमें जितनी ज्यादा होगी उसको तोड़ना उतना ही इजी हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, सही की सबसे ज्यादा होती है, फिर HBr, फिर HCl और फिर HF। नेक्स्ट निम्न में से किसकी ध्रुवण क्षमता सर्वाधिक है, तो ध्रुवण याद रखना जितना ज्यादा छोटा धनायन होगा उसकी ध्रुवण क्षमता उतनी ही क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी एक प्रकार से। तो छोटा धनायन और उच्च धनात्मक आयन, छोटा होना चाहिए आकार और उच्च धनात्मक आयन होना चाहिए। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सही फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट निम्न में से किसकी इकाई नहीं होती, तो याद रखना जैसे अब पहला ऑप्शन दे रखा है वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, उत्तेजन विभव। तो ये तीनों की अगर अपन बात करें तो ये एक प्रकार से ऊर्जा का प्रकार है और ऊर्जा के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ठीक है ना, जूल पर मोल भी लिख सकते हैं, कैलोरी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से किसकी नहीं होती इकाई, वैद्युत ऋणता की नहीं होती। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें कि आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्साइड की धात्विक और क्षारीय प्रकृति, तो याद रखना बाएं से दाएं जाने पर हमेशा क्षारीय प्रकृति के से और धात्विक प्रकृति क्या होती है, कम होती है। अम्लीय सामर्थ्य और अधात्विक होती है, बढ़ती है। और इसका जस्ट रिवर्स अपन कह सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आवर्त वर्ग से नीचे जाने पर ऑक्साइड की जो प्रकृति है, ठीक है, तो अम्लीय प्रवृत्ति है वो घटती है। तो अपन इसमें कह सकते हैं घटती है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको जो भी ये क्वेश्चन आपको बताएं अच्छे से आप इसके कॉन्सेप्ट को देखना है, न कि केवल एज इट इज इसी क्वेश्चन आपको आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो केमिकल बॉन्डिंग की रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट। तो एग्रोक साइंस क्लास प्लेटफॉर्म पे आपको आकर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।